प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इतिहास के बाद। अगर आप बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसके प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रश्न भूगोल से ही आते हैं। और जो पैटर्न बदल दिया गया है मुख्य परीक्षा का, जिसमें अब वो वैकल्पिक प्रकृति का हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, वो भी क्वालिफाइंग है। इसके बावजूद निगेटिव मार्किंग में अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो 40 करना आसान नहीं होता। और ज्योग्राफी नए पैटर्न की दृष्टि से भी दूसरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा। हिस्ट्री भी बहुत अच्छा, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, या फिर जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है उनके लिए तो ज्योग्राफी ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़े अच्छे से पढ़ना होगा। इंडियन ज्योग्राफी तो आप अच्छे से करते हैं, तो आप इजीली मेंस में भी अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे तो 40 आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जरूर होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही जरूर होगा। ऐसे तो 40 तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये भूगोल जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा रोड मैप क्या होगा, व्हाट विल बी आवर, मतलब कैसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे फिर कौन सा पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी पता होगा कि ये टॉपिक चल रहा है, खत्म होगा तो कौन सा शुरू होगा। और मुझको भी आसानी होगी कि एक समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में एक जो अधिकांश सिलेबस का पार्ट है वो करा लिया जाए। ठीक है, तो पहले आज हमारी जो शुरुआत होने वाली है, देखिए सबसे पहले ना एक सामान्य परिचय हम लोग आज देखेंगे। सामान्य परिचय, इसके तहत हम लोग इसके तहत हम लोग अक्षांश व देशांतर रेखाओं सहित भारत से जुड़े तथ्य होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला यही होगा। दूसरा होगा भारत की भू वैज्ञानिक संरचना। तीसरा हम लोग करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। चौथा हम लोग करेंगे अपवाह तंत्र। पांचवा हम लोग करेंगे जलवायु। छठा हम लोग करेंगे मृदा। सातवां वनस्पति। आठवां कृषि। नवां खनिज। 10वां उद्योग। 11वां परिवहन। और 12वें में हम लोग समग्रता से 12वें में हम लोग समग्रता से विश्व भूगोल भी। और जो रह जाएगा उसको 13वें में विविध कर देंगे, मिसलेनियस। जो भी टॉपिक रह जाएगा सब विविध मिसलेनियस के नाम से हम लोग करेंगे, है ना। इसी प्रकार हम लोग का भूगोल अच्छे तरीके से एक सही दिशा में बढ़ते हुए समाप्त होगा।
हमेशा की तरह सबसे तेज आप ही लिखते हैं। आपका शुभ नाम क्या है वैसे? अच्छा, वेरी गुड। मैं अभी इधर मिटा रहा हूँ, वो छोड़ देना है। दीपक एक और है। वह, हाँ? अच्छा, 3 दीपक हैं तब तो एलईडी बल्ब हटा के आप ही लोग को जला देना चाहिए। हो गया ना? अब तो हो गया होगा। चलो, तो एकदम प्रारंभिक तरीके से मैं ये मान कर चलता हूँ कि आपको सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई एक होगा जो कभी भूगोल नहीं पढ़ा होगा। तो मैं वो सोच कर पढ़ाऊंगा, ठीक है? जिनको सब कुछ आता है वो मुंह बंद रखेंगे, बाद में बोलेंगे, धैर्य रखेंगे। चलिए, ये आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है?
इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। सर वहां पे मकर रेखा आएगा। हाँ, ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। हम्म। चले, हो गया। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 0 डिग्री है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। और ये जो लाइनें आप जो एक दूसरे के समानांतर देख रहे हैं, ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे जो ब्लू लकीर है, वो ये रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, और इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम विषुवत रेखा से समानांतर उत्तर या समानांतर दक्षिण एक निश्चित दूरी पर खींची जाती है क्षैतिज रूप से, है ना, ये क्या है, ये क्षैतिज और ये लंबवत। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो ऐसे सीधी रेखाएं, खड़ी नहीं सीधी तिरछी, उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जब ये है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं स्थित हैं, उनको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उसको हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। ये जो इस प्रकार आप देखेंगे, ये जो 0 डिग्री है ना, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। इसकी लंबाई 40,090 किलोमीटर, सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा।
सबसे लंबी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस अक्षांश रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो लंबाई घटती जा रही है। यानी कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जब हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होने लगती है। क्योंकि ये समानांतर रेखाएं होती हैं, तो इधर भी यहाँ से 90 डिग्री, इधर भी यहाँ से 90 डिग्री, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 89 1 डिग्री के अंतराल पर यदि एक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और बीच में एक 0 डिग्री, यानी कि पृथ्वी पर कुल 1 डिग्री के अंतराल पर क्षैतिज रूप से 179 अक्षांश रेखाएं हैं। इधर 89, इधर 89, बीच में एक, 1 + 89 + 89, इट मीन्स 179। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 179। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच वैसी अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे से 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस रूप में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 179, 179। तो पहले हम लोग अक्षांश रेखाएं की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद किनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, किनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे अब अक्षांश रेखाएं की परिभाषा। लिखे, चलिए। अक्षांश रेखाएं, देखिए ये ब्लू वाली लकीरें अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत यह भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये अंश, मिनट और सेकंड्स में दर्शाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं, अंश मतलब डिग्री, अंश मतलब डिग्री, मिनट्स व सेकंड्स में दर्शाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं अंश, अंश मतलब डिग्री, है ना, अंश मतलब डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में दर्शाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं अंश मतलब डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, अगर ग्लोब होगा तो क्या, ये पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। इनको हम डिग्री, मिनट और सेकंड्स में दर्शाते हैं। एकदम बेसिक बात है ना, इसको कभी मत भूलिएगा। जो ऐसे रेखाएं हैं छत, वो है अक्षांश रेखाएं। और जब ये अक्षांश जब पूरा हो जाएगा, तो जो रेखाएं ऐसे होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक क्लास है। जब मैं तैयारी शुरू किया दिल्ली में, तो मैं देखा कि लोग को भूगोल की बहुत तगड़ी पकड़ है, लेकिन अक्षांश और देशांतर क्या है वो नहीं बता पा रहे। तो सबसे बेसिक क्लास है और इससे सवाल आते हैं, देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, दूसरा आप लिखेंगे अलग पॉइंट करके, पृथ्वी को, पृथ्वी को, पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटने वाले, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री, ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री, है ना। देखिए डिग्री, डिग्री को ऐसे मिनट के लिए 1 लकीर और सेकंड के लिए 2 लकीर। जैसे हम बोले कि कोई स्थान 55 डिग्री 20 मिनट 24 सेकंड अक्षांश पर है, तो यानी 55 डिग्री 24 मिनट और 30 सेकंड, ऐसे, है ना। ऐसे लिखते हैं डिग्री मिनट और सेकंड, ठीक है। तो लिखा होगा आपने, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये हो गया जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आगे लिखिए, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं इस गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध एवं इस गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को एवं इस गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को तथा भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध एवं इस गोलार्ध में स्थित रेखाओं को एवं इस गोलार्ध में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हो गया। देखिए जो मैं आपने लिखा इसका यही मतलब है, लिख लिया ना आपने। तो जो आपने लिखा उसका यही मतलब है कि ये हो गई भूमध्य रेखा, इसके उत्तर को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इस गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हो गई उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्से को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब एक गोला का आधा भाग, तो ये आधा भाग, ये आधा भाग, तो उत्तर की तरफ जो आधा भाग है वो है उत्तरी गोलार्ध, और उसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं वो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं। फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो आधा भाग है गोला का वो है दक्षिणी गोलार्ध, और इस गोलार्ध में जो क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक। देखिए अब इस फिगर में आइए और देखिए कि एक जो काल्पनिक रेखा है ना, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें ये जो 0 डिग्री है ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं कर्क रेखा। जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, और उसी प्रकार जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और
उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को साउथ पोल दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख लीजिए, है ना। हो सकता है उत्तरी ध्रुव आपको ना, लेकिन नॉर्थ पोल आपको इजीली समझ में आ जाए। और जानते हैं आपका माध्यम हिंदी है, इसके बावजूद आपको अंग्रेजी के शब्द पता होने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं और परीक्षा में अक्षांश न लिखा हो, और अगर हिंदी में ही ऐसे लैटिट्यूड लिख देगा तो आपको दिक्कत हो सकती है कि लैटिट्यूड क्या है भाई, है ना। तो अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, याद रखेंगे, लैटिट्यूड। और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। अक्षांश को लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड। उसी तरीके से ये जो विषुवत और भूमध्य रेखा है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, और ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ये सब नाम याद रखेंगे इंग्लिश में भी। हेमिस्फेयर, देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भले हिंदी ध्यान रखना जरूरी ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी के शब्द याद रहने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में यदि कोई त्रुटि होती है तो अंग्रेजी वाला ही मान्य होता है, हिंदी वाला नहीं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उसी तरीके से ये आर्कटिक वृत्त है ना, इसको आर्कटिक सर्किल, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह विषुवत रेखा तो आप जानिएगा, इक्वेटर। उसी तरह मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और अंटार्कटिक सर्किल को अंटार्कटिक सर्किल। और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, इंग्लिश वाले भी नाम लिख लीजिए। अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, फिर लैटिट्यूडिनल लाइंस, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी लैटिट्यूडिनल लाइंस, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी लैटिट्यूड से लैटिट्यूडिनल लाइंस। चलिए अब आगे लिखते हैं।
ये आपके भले के लिए है, इसीलिए मैंने लिखा। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी वाला ध्यान सब ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत जरूरी है ध्यान देना, है ना। ठीक है, चलिए अब लिखिए। लिखिए अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री, 1 डिग्री, एक के ऊपर डिग्री, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। अतः कॉमा देंगे, अतः उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, अतः उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाता है, कॉमा, अतः उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को मिलाकर, इस प्रकार विषुवत रेखा को मिलाकर, इस प्रकार विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त जो बोलिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त को मिलाकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या इज इक्वल टू 89 प्लस 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। तो पूरे पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 179। चलिए, तो कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं? कभी भूलेंगे नहीं ना? आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम बेसिक बातें, और ये हमेशा याद रखिएगा, असली बातें यही हैं। बेसिक बातें ही असली बातें होती हैं, इसको कभी भूलिएगा नहीं। चलिए, और आखिरी में एक लाइन और लिखिए, एक लाइन और लिखिए। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य, किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, किन्हीं दो समानांतर, समानांतर का मतलब समझते हैं ना, पैरेलल। देखिए ना, ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। तो किन्हीं भी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। लगभग 111 किलोमीटर होती है। हो गया? चलिए,
हाँ छूट गया है, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। 15-15 डिग्री के गैप पे है। इसको यहाँ लिख दीजिए 75। चलिए अब लिखिए। अच्छा लग रहा है। भूगोल को अगर आप बिना मैप बनाए पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना। ईस्टर्न है बाबू, पूर्वी का मतलब ईस्टर्न। अच्छा वो एस आपको नहीं दिखा, फिर भी समझ जाना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं। चलिए अब बाद में बनाए। कहाँ बाबू? ये नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बस ये जो 0 डिग्री है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीन विच मीन टाइम, इससे पूरब की तरफ जो देशांतर रेखाएं हैं उसको पूर्वी देशांतर रेखाएं। और ग्रीन विच मीन टाइम, 0 डिग्री क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन है, प्रधान यामोत्तर रेखा, इसके पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं, है ना। 105 डिग्री तक नहीं, पूरा 180 तक। चलिए लिखिए देशांतर रेखाएं, है ना, और परिभाषा लिखिए। ये बाद में बना लीजिएगा, नहीं तो फोटो ले लीजिए, है ना, ज्यादा बेटर है। आपका बन गया। चलिए इसी तरफ तेज बनाइए। चलिए लिखिए देशांतर रेखाएं। हाँ खराब बनते बनते एक दिन अच्छा बनने लगे, है ना। चलिए वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए ये खड़ी रेखाएं, यानी लंबवत रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं थी वो अक्षांश रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं। तो वो काल्पनिक रेखाएं
बीच में कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो वो काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को पार करती हुई पृथ्वी के सतह पर, यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, तो वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अगर ये परिभाषा बिना याद हो तो खड़ी मतलब देशांतर और पड़ी मतलब अक्षांश। ठीक है, अपनी भाषा में समझने से मतलब है। ठीक है, ये आपने लिखा, फिर चलिए लिखिए आगे। भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कॉमा, को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ब्रैकेट में जीएमटी को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। देखिए ये वो काल्पनिक रेखा है, देखिए प्लीज, ये वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और यही वो रेखा जो वो देशांतर रेखा, कहने का मतलब वो देशांतर रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्से में बांट दे, उसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। और ये क्योंकि लंदन में, इंग्लैंड में लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, उसी शहर के ऊपर से गुजरता है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाने लगा, क्योंकि वहीं पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय वेधशाला है ग्रीनविच शहर में, जहां से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। ये कौन सा रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना। तो ये वहीं से, चूंकि ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर पीएमएल, प्राइम मेरिडियन लाइन, या प्रधान यामोत्तर रेखा, या पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। आगे लिखिए, लिखिए यह रेखा लंदन के, और ये नाम लिख दीजिएगा, ये शहर का नाम है लंदन के पास, ग्रीनविच एक शहर का नाम है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, जीएमटी को अब आप समझ गए ना, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान यामोत्तर रेखा। लिखिए जीएमटी को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ब्रैकेट में लिख लीजिए पीएमएल, प्रधान यामोत्तर रेखा भी उसी को कहते हैं। चाहे वो 0 डिग्री देशांतर रेखा हो, चाहे वो जीएमटी हो, चाहे वो पीएमएल हो, प्रधान यामोत्तर रेखा, है ना। उसी तरह भारत का जो प्रधान यामोत्तर रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। उसी तरीके से ये दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये पीएमएल है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसको 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं, जीएमटी भी कह सकते हैं, और पीएमएल, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही है।
आगे लिखेंगे अगले पॉइंट में, जीएमटी के पूर्व एवं पश्चिम में जीएमटी के पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। जीएमटी के पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री के पूर्व में जो भी देशांतर रेखा है वो पूर्वी, 0 डिग्री के पश्चिम में जो भी है वो पश्चिमी देशांतर रेखा। इसीलिए भारत का जो प्रधान यामोत्तर रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि हम लंदन से पूरब में है ना, इसीलिए हमारा समय आगे है लंदन से। अगर हम इधर होते तो हमारा समय लंदन से पीछे। ठीक है, अभी और क्लियर होगा। आगे लिखिए, देखिए जैसे आपने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन क्या ये समानांतर हैं? नहीं ना, ये तो आर्कनुमा हो गई है ना। तो आपको लिखना है देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य में सबसे कम दूरी कहां पर है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे कम दूरी कहां पर है? ध्रुवों के पास ना। और सबसे अधिक दूरी कहाँ है? बीच में ना। यही लिखना है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य, लिखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों से ध्रुवों से 0 डिग्री की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों से 0 डिग्री की तरफ बढ़ने पर 0 डिग्री की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। और इनके बीच अधिकतम दूरी कहाँ होगी? 0 डिग्री पर, एकदम बीचों बीच, यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है। कहाँ पर? दो देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी 0 डिग्री पर, न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर, और ध्रुवों से जैसे हम 0 डिग्री के बढ़ेंगे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी अधिकतम 0 डिग्री पर। तो लिखिए, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 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 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है विषुवत रेखा पर। लेकिन है ना, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, ये भी कहाँ होगी? 0 डिग्री पर, क्योंकि फिर तो इससे घटती चली जाएगी। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच चूंकि वो रेखाएं समानांतर होती हैं, इसलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 बनी रहेगी, क्योंकि वो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है,
चलिए अब फिर पैराग्राफ बदल के अगला पॉइंट लिखिए। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको आप पीएमएल भी लिख सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री मानकर देखिए, अगर हम ये जीएमटी है, अब इस मैप को भूल जाइए फिगर को, अब ये क्या है जीएमटी 0 डिग्री है ना। अगर ग्लोब होता तो मैं दिखाता कि अगर इधर 0 डिग्री है तो इधर होगा 180 डिग्री, है ना, उल्टा। ये अगर 0 डिग्री होगा तो वो उल्टा आप ग्लोब देखेंगे तो उसके सामने ही वो जो लकीर होगी वो 180। इसीलिए इसका फिगर ऐसे बनाया है मैंने कि यहाँ तक समझिए ग्लोब का आगे का हिस्सा 0 डिग्री और पीछे का वही रेखा उसके विपरीत 180 डिग्री, है ना। तो देखिए एक ग्लोब पर यानी एक पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर रेखा या जीएमटी के पूरब में 180 रेखाएं होंगी और पश्चिम में कितनी 180। इस प्रकार पूरे गोलाकार दीर्घवृत्ताकार जो हमारी पृथ्वी है उस पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 प्लस 180 यानी 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी 160 और सॉरी 360, 180 प्लस 180 180 प्लस 180 360, है ना। और कितनी अक्षांश रेखाएं आपके काम का देखिए 179 आप भूल जाइए वो ठीक है, 360 मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से तो दिन और रात होते हैं और इसी से हम लोग समय की गणना करते हैं। कैसे करते हैं 5 मिनट में आप समझ के बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए लिखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। 180 देशांतर रेखाएं है ना, 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। 180 पूर्व में भी 180 और पश्चिम में भी 180। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर, इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर, इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये तो आपने लिख लिया कि जीएमटी के पूर्व में जो रेखाएं खींची गई वो पूर्वी देशांतर रेखाएं और जीएमटी के जो पश्चिम में खींची गई वो पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देखिए ये जो 180 डिग्री जो देख रहे हैं आप, ये वस्तुतः इधर से भी और उधर से भी 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री देशांतर, चाहे वो पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा हो या पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर, एक ही रेखा है वो, है ना। क्योंकि इधर से भी जो आप गिनेंगे तो ये लाइन 180 हो जाएगी और इधर से भी जब गिनेंगे तो यही लाइन 180 होगी। इसका मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि चूंकि 360 रेखाएं हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन बोलते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन, और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण, है ना, या चक्कर लगाना। देखिए अगर ये बॉल, अगर मान के मेरे हाथ में बॉल, एक क्रिकेट का बॉल है या प्लास्टिक का बॉल है, अब ये नच रही है तो ऐसे जो नच रही है ये सूर्य के चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर जो ये नचेगी, यहाँ पे आप अपने अक्ष पे जो नचेगी, क्योंकि बिना यहाँ नचे यहाँ कैसे नचेगी, ऊपर नचेगी तभी तो ये नचेगी। तो इसको बोलते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, बड़ा वाला घेरा।
और ऊपर में जो छोटा घेरा यहाँ नाचेगी पृथ्वी, इसको बोलते हैं घूर्णन। जो अपने अक्ष, ये क्या अक्ष है, यहीं पर पृथ्वी ऐसे, तो यहाँ पर जो वो नच रही है उसको कहेंगे घूर्णन। और पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरी करती है। तो 24 घंटे में एक घूर्णन, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी एक घंटे में 360 भागा 24 यानी 15 डिग्री, यानी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो जब एक घंटे में 15 डिग्री यानी 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है और एक घंटे में 15 डिग्री। तो अगर भारत ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, तो एक घंटे में 15 डिग्री, तो 5 घंटे में 75 डिग्री, और उसके बाद फिर आधे घंटे में 7.5 डिग्री, यानी कि भारत लंदन से 5.5 घंटा आगे है। इस तरह आप दुनिया में हर स्थान का समय निकाल सकते हैं कि अगर लंदन में इतना बज रहा है तो पश्चिम में उस शहर में कितना बज रहा होगा इस समय, तो पूरब में उस शहर में कितना बज रहा होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री। और आप इस तरीके से किसी भी समय का ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के तुलना में, जीएमटी के अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस समय 6:30 का सुबह हो रहा, सॉरी 5:30 शाम हो रहा होगा। यानी जब यहाँ 5:30 शाम होगा, लंदन में दिन के 12 बजेंगे। और अगर अभी यहाँ पर 11 बज रहा है, मान के चलिए 11, तो वहां पर अभी 5.5 घंटा उसको पीछे कर दीजिए, तो अभी वहां 5:30 सुबह हो रहा होगा लंदन में, है ना। इस तरीके से आप समय की गणना करते हैं इन देशांतर रेखाओं और पृथ्वी की। इसलिए देशांतर रेखाओं का संबंध पृथ्वी के घूर्णन और समय से है। और इसी आधार पे ये सवाल आता है कि कोई जहाज फला जगह 6 बजे सुबह चला और वहां जीएमटी के अनुसार सुबह 6 बज रहा था, तो 10 बजे वो कहाँ पहुंचेगा। बस उसको आप 4 घंटा कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें 60 डिग्री जोड़ दीजिए। तो पश्चिम में होगा तो 60 डिग्री घटाएंगे, मतलब 4 घंटा घटाएंगे, और पूरब में होगा तो 4 घंटा जोड़ेंगे, समय निकल गया। कहाँ पे बता दीजिए। इस तरह से ढेरों सवाल आते रहे हैं यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है, यानी एक घंटे में 360 भागा 24। ठीक है ना, बोला था ना 5 मिनट में आपको अच्छा लगने वाला है। चलिए लिखिए, 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के, यानी जीएमटी या पीएमएल, यह प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत दिशा में होती है। देखिए ये 0 डिग्री अगर ग्लोब होगा ना, तो इधर ये जो 0 डिग्री होगी तो उसके उधर 180 डिग्री होगी, है ना। अगर ये ग्लोब होगा यहाँ 0 डिग्री, तो इस साइड वो 180, और फिर इधर से भी 180 रेखाएं, उधर से भी 180, तो कुल हो गई कितनी रेखाएं, 360। ठीक है, आगे लिखिए, देशांतर तथा समय का संबंध, देशांतर, देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर, देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के
अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। तो देशांतर और समय में जो संबंध है वो किस कारण से है? पृथ्वी के घूर्णन। घूर्णन किसको कहते हैं? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना? और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण। तो पृथ्वी में दो तरह की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, चलिए आगे लिखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरी करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरी करती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और ये लिख लेंगे। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। जब 4 मिनट में 1 डिग्री तो एक घंटे में 15 डिग्री। चलिए अब देखिए, यहाँ आ जाइए। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। अभी आपने जाना है भी, ग्लोब होकर तो ग्लोब में मैं दिखाता, हालांकि वही बात है। और इसको ना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी। ठीक है, तो इतना लिखिए पहले। 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब जानते हैं, ये इधर पूरब है ना, इधर पश्चिम। तो इस रेखा के पूरब और इस रेखा के पश्चिम 1 दिन का अंतर हो जाता है। कैसे? तो ये कितना डिग्री है? 180। तो जब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाएगी तो 12 घंटे में, तो यहाँ 12 घंटा और ये क्या हो गया 12 घंटा। तो ये 12 12 24 घंटा का अंतर हो गया ना, इधर और इधर में। इसीलिए 180 डिग्री के पूरब 1 दिन घट जाता है। मतलब 1 दिन पहले ही निकल जो, यहाँ पर अगर आज कितना तारीख है 9, तो इस रेखा के उधर 9 तारीख कल होगा, क्योंकि ये 24 घंटा पीछे हो गया। इसीलिए आप 180 डिग्री देशांतर रेखा, एक सवाल आया था यूपीएससी में, उसके बाद फिर अलग स्टेट में पूछना शुरू कर देते कि 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल संधि या किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है? तो बेरिंग जल संधि।
है ना, ऊपर है, आप देखेंगे वहां से, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर है। बेरिंग जल संधि से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और चूंकि किसी देश से ना गुजरे, किसी एक ही देश से गुजर जाए, तब तो एक ही देश में इधर एक दिन पहले हो जाएगा, उसी देश में उधर एक दिन बाद आएगा। इसीलिए किसी देश में समय निर्धारण में समस्या ना हो, इसलिए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 जगह मोड़ा गया है, ताकि ये जल भाग से निकल जाए। और किस सागर से? प्रशांत महासागर से। बेरिंग जल संधि किस सागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। बेरिंग जल संधि किस महासागर में? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से? बेरिंग जल संधि से। कितनी जगह मोड़ा गया है? 8 जगह। तो ये जो जहां से 180 डिग्री देशांतर गुजरती है, वहां ज्यादातर वैसे देश हैं जो क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं, ज्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं, छोटे छोटे। तो जो देश इधर है वो 25 दिसंबर आज मना लिया, और उसके बाद कल ही लाइन टप के वहां मना लेता है। तो यहाँ के लोग है ना 2 बार क्रिश्चियन बड़ा दिन मना लेते हैं। इधर नहीं आया 24 घंटा मतलब एक दिन। तो अब बताइए कि अगर यहाँ पर कोई देश है तो वो लंदन से कितना आगे हो गया? 12 घंटा आगे। और यहाँ पर कोई देश है, वो लंदन से कितना पीछे हो गया? तो अब इससे ये कितना पीछे? यहाँ 12 प्लस 24 घंटा पीछे हो गया ना। ऐसे थोड़ी टप जाएगा, समय के लिए ऐसे कैलकुलेशन करना है, लेकिन वो तो समुद्री जहाज से टप ही जाएगा। 15 डिग्री टपना है कि एक देशांतर रेखा टपा, और उसके बाद डबल बना लिया क्रिसमस डे, फिर अपने घर, है ना। तो क्योंकि 1 डिग्री, एक देशांतर रेखा में कितना अंतर? 15 डिग्री, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़िए और लिखिए। आपने कहाँ तक अभी लिखा? इस रेखा के दोनों ओर, इस रेखा के दोनों ओर, इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। देखिए, 180 डिग्री तो लाइन तो एक ही है, लेकिन जब समय की गणना होगी तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होगी। मतलब 0 डिग्री से इधर पूरा 12 घंटा, और फिर 0 डिग्री से पश्चिम 12 घंटा, तो यहाँ से 12 12 24। हालांकि ये दिख रहा है कि है तो सब ऐसे पास, लेकिन यहाँ जो देश है वो 1 दिन पीछे है यहाँ वाले देश से, क्योंकि समय की गणना तो ऐसे होनी है, 0 डिग्री से होनी है, न कि 180 डिग्री से। ठीक है, आगे आइए और लिखिए। क्योंकि जब हम, क्योंकि, अब समझ गए। अच्छा, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 घंटे आगे रहता है। तो 80 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 घंटे आगे रहता है। पूर्ण विराम। उसी प्रकार
GMT से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर पर, उसी प्रकार GMT से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, उसी प्रकार GMT से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय 12 घंटे पीछे रहता है। समय 12 घंटे पीछे रहता है। अब भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 10 घंटे का अंतर है समय का, यानी भारत का समय अमेरिका से 10 घंटा आगे है। यानी कि हम लंदन से आगे हैं 5.5 घंटे, और उसमें फिर 4.5 घंटे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 घंटे। यानी अमेरिका लंदन से 4.5 घंटा पीछे है ना। तो अभी अगर हमारे यहाँ 12 बज रहा है तो अमेरिका में 10 घंटा घटा लीजिए, एक, दो, 2 बजे रात हो रहा है। इसीलिए अगर कोई यहाँ है तो अभी फोन मत करिए, नहीं तो उसकी नींद खराब होगी। सो रहा है। चलिए, चलो आगे लिखो। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर, 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। यही बात मैंने समझाया। 180 डिग्री के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा से पूर्व की ओर, जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब 180 डिग्री से, देखिए जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है, क्योंकि वो तो 12 घंटा पहले हो गया ना। क्योंकि हाँ, जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है, और इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ाया जाता है, और इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब बताइए कि पृथ्वी पर कितने टाइम जोन हैं? 24। कैसे? इसलिए कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो एक घंटे में 24 टाइम जोन, तो एक घंटे में 15 डिग्री, है ना। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो टाइम जोन के बीच 15 डिग्री का अंतर होता है। दो टाइम जोन के बीच 15 डिग्री और एक घंटा का अंतर होता है ना। चलिए लिखेंगे। विश्व के 360 देशांतरों को, विश्व के 360 देशांतरों को 15-15 देशांतर के अंतराल पर, विश्व के 360 देशांतरों को, क्योंकि 360 को हम 24 से भाग देंगे, 15-15 देशांतर पर, देशांतर के अंतराल पर 24 टाइम जोन्स में बांटा जाता है। 24 टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। 24 टाइम जोन्स में बांटा या विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक टाइम जोन के बीच, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन के बीच एक घंटा ऑब्लिक दे के 15 डिग्री, प्रत्येक टाइम जोन के बीच एक घंटे और ऑब्लिक दे के लिख लीजिए 15 डिग्री का। तथा एक देशांतर के बीच, अभी लिखेंगे, तथा लिखिए, तथा एक देशांतर में 4 मिनट, 4 मिनट या 1 डिग्री,
4 मिनट ऑब्लिक 1 डिग्री का अंतर आता है। 4 मिनट ऑब्लिक 1 डिग्री का अंतर। तो एक देशांतर रेखा, एक दो देशांतर रेखाओं के बीच एक एक डिग्री पे करेंगे तभी तो 360 डिग्री। तो 1 डिग्री माने 4 मिनट, यानी दो देशांतर रेखा भी 4 मिनट का अंतर, नहीं तो 1 डिग्री का अंतर। और चूंकि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 24 टाइम जोन, तो 24 को 360 में भाग देंगे तो 15, यानी दो टाइम जोन के बीच या तो 1 घंटा का अंतर होगा, नहीं तो 15 डिग्री का अंतर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में दो टाइम जोन की आवश्यकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के पोरबंदर में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसीलिए बार बार आवाज उठाई जाती है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अभी सुबह का 6 बज रहा है तो गुजरात में अभी सुबह का 4 बज रहा है, यानी वहां के लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि वो तो 6 बजे निकल गए काम धाम में, मतलब अगर, या अगर वो 9 बजे उनका ऑफिस आवर है तो वो तो 9 बजे निकल गए, लेकिन गुजरात में तो उस समय 7 बज रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में भी दो टाइम जोन का, इसीलिए भारत का जो टाइम जोन है वो भारत के बीचों बीच है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ताकि समय में ये अंतर न हो घड़ी के हिसाब से, है ना। इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत का प्रधान याम उत्तर रेखा मानते हैं। भारत का जितना क्षैतिज विस्तार है उसका आधा 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से गुजरता है ना। वो सब देखेंगे हम लोग।